जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए युगवाणी। बच्चों, आपका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में सारी कविताएं, कवि का परिचय सब इकट्ठा है बच्चों। आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और एक एक करके चीज़ों को देख लीजिए। और ये लगभग लगभग अंतिम कविता चल रही है बच्चों, आपका शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित युगवाणी। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें। और बच्चों, आप किरण मैम लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं बच्चों, इनका जो हिंदी पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निरंतर यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। तो बच्चों, इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए और हिंदी के प्रति अपनी जागरूकता उत्पन्न कीजिए और मन लगा के स्टडी करिए और बच्चों अपनी हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए आइए, अब हम इस कविता को पहले गाकर सुनाएंगे, फिर कुछ अर्थों को बताएंगे आपके, और उसके बाद व्याख्या समझेंगे। इसी व्याख्या से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों परीक्षा में। आप क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। आपकी परीक्षा आने से पहले ही हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करवाएंगे कि आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, बस आप इस व्याख्या को समझे रहिए और फिर ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने आप उसको अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, और सबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। बच्चों देखिए, आप इस भाव में, इस कविता में भाव विभोर होकर फोकस करके ध्यान से सुनिए। आपने यहाँ पर देखा पद चिन्ह, कठिन शब्दों को हम के अर्थों को हम लेकर चलेंगे बच्चों। पद चिन्ह का अर्थ होता है पैर के निशान। और डाली में देखा बच्चों ने आपको, डाली किसको कहा जाता है? तो किसी की भी पेड़ के डाल या टहनी को डाली कहा जाता है। और कसका यहाँ समझ लीजिए, ये जरूरी है बच्चों। कसका का अर्थ क्या होता है? दर्द, पीड़ा। पीड़ा व्यक्त हुई है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? पीड़ा या दुख व्यक्त हुई है, व्यक्त हुई है, पीड़ा या दुख व्यक्त हुई है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए शबनम, यहाँ ये देखिए शबनम है ना बच्चों, तो इसका अर्थ ओस से होता है। ओस के बूंद को शबनम भी कहते हैं, ओस। चलिए इसके व्याख्या को हम लोग समझते हैं। कभी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर मजदूर और कृषक के बारे में चीज़ें हैं बच्चों, कि हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। किसके? किसानों के पद चिन्ह। जब आप खेत में जाइए और किसान वहाँ पर निरा भौर कर बढ़िया से जो भी होता है बीज बो के सुंदर से बना देते हैं, फिर आप वहाँ पर जाइए, देखिए कितना सुंदर लगता है। क्यारी क्यारी बना के उसमें बीजों को बिठा देते, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। जो भी बच्चे हमारे जो गांव के आसपास के होंगे या उनके आसपास खेत खलिहान होंगे, या वो कुछ अपने ही ग्राउंड में चीज़ों को बनाकर बिठाए होंगे, तो देखते होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, बहुत ही मन को अच्छा लगता है। तो उसी मजदूर और कृषक के बारे में, इनके मेहनत और कर्म के बारे में संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मैंने क्यारी क्यारी में तुम्हारे पैरों के निशान देखे हैं, अर्थात किसान के पैरों के निशान देखे हैं। हर डाली, हर टहनी, हर पल्लों में तुम्हारी मुस्कान देखी है। वो जो किसान जी बैठा देते हैं पौधों को, तो उसकी जो हर डाली है, पल्ली पत्ती है, जो खिलखिला रहे हैं, तो उसमें किसान की मुस्कान दिखाई पड़ती है। सभी टहनियाँ और पैरों के निशान में तुम्हारे परिश्रम और बढ़ती हुई फसल में तुम्हारे श्रमशील कदम झाँकते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात बच्चों, जब भी कोई फसल उगता है तो उसमें क्या दिखाई देता है, आप क्या महसूस करते हैं? क्या किसान अगर उस बीज को वहाँ ना बोए होते, ना निराए होते, ना उस पर मेहनत किए होते, तो क्या वो वहाँ पर दिखाई देता? तो जब भी हम कोई देखते हैं या अपने ही घर में, घर आंगन में मेहनत परिश्रम करके माटी को बढ़िया से फोड़ कर कुछ उसमें बीज बिठाते हैं सुंदर से क्यारी बना के, और जब वो खिलता है, बड़ा होता है और फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, तो क्या कैसा लगता है कि ये हमारी मेहनत है। अगर आज हमने मेहनत ना किया होता यहाँ पर,
तो ये यहाँ नहीं खिलता, इतना सुंदर मनहारी नहीं लगता ये दृश्य। तो यही यहाँ पर बच्चों यहाँ खेत और किसान और मजदूर की कहानी को दर्शाया गया है कि जब भी हम कोई खेत खलिहान को देखते हैं तो वहाँ पर मजदूर का परिश्रम, अथक प्रयास, परिश्रम और उनकी श्रमशील जो कदम हैं दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक कांटे का व्यक्तित्व ही बहुत विचित्र है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, अर्थात पीड़ा व्यक्त है, क्योंकि इन कांटों में किसी न किसी व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त हो रही है। और हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई, अर्थात हर शबनम अर्थात ओस की बूंद ने, प्रत्येक ओस की बूंद ने जीवन की प्यास बुझाई है। कहने का आशय कवि का है कि जब भी किसी कांटे को देखते हैं तो उनमें व्यक्ति की पीड़ा की अभिव्यक्ति होती हुई दिखाई देती है। और ओस की बूंदों ने कवि की जीवन संबंधी मृग तृष्णा अर्थात प्यास को जगाया है। तो आपने कविता से क्या समझा बच्चों? इसका मूल भाव यही है, इसका काव्यांश का, कि कृषक के जीवन के संघर्ष के बारे में और उनकी जीवन संबंधी विभिन्न आशाओं का वर्णन यहाँ पर किया है। कांटे कृषक की पीड़ा को दर्शाते हैं और शबनम उनके जीवन संबंधी आशाओं को दर्शाती हैं। वो अपने जीवन में जो आशा कर बनाए रखते हैं, जब फसल लगाते हैं तो कितनी आशा उससे वो बनाए रखते हैं कि फसल उगेगा, निकलेगा, हम लोगों का भरण पोषण इससे होगा, कुछ फसल घर में रखेंगे, कुछ मार्केट में बेचेंगे, जिससे हमें धन मिलेगा, उस धन से हम क्या क्या सपने सजो लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ऐसा। तो वही सब दिखाया गया है बच्चों। आगे हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्ति में और यहाँ पर देखते हैं, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हरे अंकुर की आंखों में कोर समाती हैं, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। तो सरिता का अर्थ यहाँ पर बच्चों नदी से है। सरिता का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची सरिता के होता है। लचकीली आपने कहा, तो लचकीली का अर्थ आप समझ ही पा रहे होंगे बच्चों कि लचकदार जो होता है, जो झूलने लायक होता है, लचकदार होता है। डसती का अर्थ बच्चों यहाँ पर डसना या काटना होगा, काटती है। प्रभाव, प्रभाव का अर्थ ये देखिए, डसना का अर्थ हो गया बच्चों काटना या डस लेना या काट लेना। अंकुर यहाँ पर देख रहे हैं, अंकुर का अर्थ होता है कोई नया या कोई नया बीज अंकुरित होता है। जब आप कहीं कोई बीज बोते हैं तो छोटे छोटे, बहुत शुरुआत में छोटे छोटे निकलते नहीं है बच्चों अंकुर, उसी को कहते हैं। और किसले का अर्थ होता है बच्चों नई फूटी, क्या कहते हैं, नई फूटी किसले। और आभा चमक तेज, यहाँ पर आभा देखा नहीं, चमक और तेज। किसले का अर्थ होता है नई, नई नई जो फूटी होती फूल, जो अंकुरित पत्तियाँ होती हैं नई नई निकली हुई, उन्हीं की बात हो रही है। और आभा का अर्थ चमक तेज से है बच्चों। आपने यहाँ पर अधर देखा, तो अधरों का अर्थ होगा बच्चों हमारे होठों का, मतलब निचले होठ को अधर कहते हैं। अब इसकी व्याख्या को हम समझते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि हर सरिता की लचकीली लहरें हमको डसती हैं, हर अंकुर की आँखों में कोर समाती हैं, और हर किसले में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। तो कवि का कहने का आशय ये है बच्चों कि आगे वर्णन क्या कर रहे हैं कि नदी की उठती बहती लचकीली प्रत्येक लहर, अच्छा नदी कैसे हिलोरी लेके आगे बढ़ती हुई, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि लचकीली प्रत्येक लहर मन को इस प्रकार आनंदित कर देती है मानो उसने मन को डस लिया हो। क्यारियों में प्रस्फुटित होने वाले जो अंकुर हैं, भविष्य में उस पर आने वाली जो कलियों को अपने में समाहित किए होता है। जब भी कोई अंकुर निकलता है तो उससे कल्पना हम नहीं करते हैं कि वे थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, फिर उसके बाद इसमें कली निकलेंगे, फिर इसमें फूल निकलेंगे, फिर फल होंगे, ऐसे ऐसे कल्पनाएं होती हैं हमारे मन में। तो वही यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने कि उस कलियों को अपने में समाहित किया हुआ है। उस अंकुर से फूटी कलियाँ, नई फूटी लाल पत्तियाँ, प्रत्येक पल्लव में जो लाल दिखाई देती है वो और कुछ अलग से नहीं है,
तुम्हारे अधरों की लाली अर्थात मुस्कान है। कृषक के मनुष्य के जो कृषक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी जो अधर हैं उसकी मुस्कान है, जो सुंदर सुंदर जो कलियां खिल रही हैं, नए लाल लाल खूब छोटे छोटे नए नए पत्ते निकल रहे हैं, तो ये उस किसान उस मजदूर की मेहनत का फल है जो उसकी मुस्कुराहट को प्रदर्शित करता है। और तभी कलियां हवा में, जो कलियां होती हैं, जब कली निकलते हैं उसमें और आगे चल के, तो वो सारी कलियां हवा में अपनी आदत के अनुसार इतलाती हैं, इतराती हैं, मानो वो सभी बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। यहाँ पर भाव आप समझिए बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं कि श्रमिक और कृषक वर्ग के योगदान का यहाँ पर वर्णन है। हमने पहले भी जिक्र किया बच्चों कि इस वर्ग की मुस्कान में, अर्थात श्रमिक और किसान वर्ग के जो मुस्कान है उसमें समस्त समाज व देश की मुस्कान छिपी होती है, निहित होती है। क्योंकि अगर किसान ना हो तो पूरा समाज भी, संसार ही कैसे चलेगा, क्योंकि जो पूरा संसार बिना अन्न के तो नहीं जीवित रह सकता। अन्न और अन्न को उगाने वाला किसान ही है बच्चों। तो यही यहाँ पर भाव है। अलंकार यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कैसे देखिए यहाँ पर मचल मचल दो शब्द साथ में प्रयोग हुए हैं और भाषा आप देख ही रहे हैं एकदम सरल और सटीक है। अब देखिए तीसरे पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। स्वाद से चीजें आप समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेशन से देखिए बच्चों। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंध में सौ सौ ज्वार जगाती है। चांदनी सिंध में सौ सौ ज्वार जगाती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अर्थों को समझिए। क्या यहाँ पर अंबर, जो अंबर का अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि आकाश से है। अंबर का अर्थ क्या है बच्चों? आकाश से। आकाश को अंबर भी कहते हैं। बिंब का अर्थ होता है चित्र। बिंब किसे कहते हैं? चित्र को कहते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र होता है बच्चों। समुद्र, सिंधु का अर्थ आप यहाँ पर लेंगे समुद्र से कि, और सिंधु एक नदी का भी नाम है बच्चों, नद है, उत्तर भारत में प्रवाहित होता है। और सौ का अर्थ यहाँ सैकड़ों से है बच्चों। सैकड़ों ज्वार जगाती हैं। ठीक, ये जो चांदनी है, जो चांदनी झिलमिलाती हैं, वो सिंधु अर्थात नदी में, क्या समुद्र में सौ सैकड़ों ज्वार जगाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो। तो अब इसके भावों को हम लोग समझते हैं बच्चों, व्याख्या को समझते हैं। कवि इस काव्यांश में कहते हैं, क्या कहते हैं? अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती हैं। तो इस काव्यांश में कवि क्या कह रहे हैं कि आसमान में उदित होते सूरज, चांद और सितारे ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान में सोने चांदी की फसलें उगाई हों। फिर कह रहे हैं इसके साथ ही पृथ्वी पर ज्वार और बाजरे के खेत मस्ती में लहलहाने लगते हैं। अंतर में इसका बिंब उभरता है, चांदनी सिंध में सौ सौ ज्वार जगाती है। तो और मेरे अंतर मन में, अर्थात मेरे मन में, ये सभी बिंब, ये सभी चित्र और दृश्य मन को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं, आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। और ये मेरे अंतःकरण में एक नए चित्र उभरते हैं, चित्र बनाते हैं। रात्रि के समय जब चांदनी समुद्र में क्या सैकड़ों बार सौ ज्वार और भाटा लाती हैं, तो ये अपनी प्रसन्नता को इस बहाने से व्यक्त करती हैं। यहाँ पर बच्चों किसान और किसान की प्रसन्नता का, किसान कब प्रसन्न होंगे आप बताएं? जब उनके द्वारा किया गया जो मेहनत है, फसल है, उनके खेतों में उगेगा तो उनकी प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कवि ने आकाश और पृथ्वी के मोहक दृश्य का वर्णन किया है और यहाँ पर श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे बच्चों? वर्णों की आवृत्ति हुई है और बिंब देखिए, अब उभरता आता ता वर्ण की आवृत्ति हुई है और सिंधु सौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार मिलेगा। तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। मैं कैसे इनकी मोहकता से मोह मोड़ूं। चलिए इसको हम लय में थोड़ा सुनाते हैं बच्चों। मैं कैसे इनकी मोहकता से मुँह मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ धंधे छोड़ूं।
दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं। अब आइए बच्चों, इसके हम थोड़ा बहुत अर्थों को देखेंगे। मुख का अर्थ आप जान ही रहे हैं कि मुंह से है आकर्षण, मोहकता मतलब आकर्षण से, आकर्षित होना, मोहक होना, प्रसन्न होना। मुख का अर्थ मुंह। आप देखिए, धंधे का अर्थ काम होता है बच्चों, जो हम कार्य करते हैं उसको धंधा भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। तन का अर्थ शरीर से लिया गया है, शरीर, तन अर्थात शरीर, और मन अर्थात मन हो गया। नाता का अर्थ यहाँ पर बच्चों रिश्ता, कैसे रिश्ता छोड़ दूँ, पावन पवित्र रिश्ता कैसे छोड़ दूँ। पावन का अर्थ पवित्र रिश्ता कैसे छोड़ दूँ, मन का जो रिश्ता है, तन का जो रिश्ता है। कभी यहाँ पर इस भाव में क्या कहते हैं कि मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, और मैं कैसे जीवन के सौ धंधे छोड़ूं। समझिए बच्चों, कभी कहते हैं कि कैसे मैं इन प्राकृतिक दृश्यों से अपना मुख मोड़ सकता हूँ। यहाँ पर बच्चों प्राकृतिक दृश्य का वर्णन बड़ा सुंदर है। इनकी मोहकता अर्थात प्राकृतिक दृश्य की जो सुंदरता है, ये मेरे मन को मोह लेती है और अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात बार बार उस दृश्य को देखने का मन करता है। आप हरियाली के जगहों पर जाइए बच्चों, जहाँ पर नदियाँ हों, पहाड़ हों, पहाड़ी एरिया में जाइए या खेत खलिहान में जाइए, जब फसल अभी शुरुआती दौर में हो, उगने वाले हों, थोड़ा थोड़ा अंकुरित हुए हों, तो देखिए वहाँ पर इतना सुंदर सुहावना मौसम होता है कि इससे हटने का मन नहीं करता है। तो वो इसी दृश्य का लेखक ने यहाँ कवि ने वर्णन किया है, और वहाँ बता रहे हैं कि मेरा मन इन दृश्यों से बंध चुका है, फिर भी मैं दैनिक जीवन के कार्यकलाप अर्थात जो हमारे जो डेली रूटीन दिनचर्या है, काम है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, उसको भी मुझे करना ही पड़ेगा। कार्य मेरी जीवन आजीविका अर्जन अर्थात मेरे जीवनचर्या को, मेरे जीवन को चलाने वाले हैं, इससे मुझे मेरा भरण पोषण होता है, काम करने से मुझे आर्थिक लाभ होता है, जिससे मेरा भरण पोषण होता है, मैं इनसे दूर भी नहीं हो सकता, कह रहे हैं। तो दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। अब कह रहे हैं क्या दोनों को साथ लेकर चलना संभव है, मैं छोड़ भी नहीं सकता, ये कार्य मेरी कि मुझे काम भी नहीं छोड़ना है और मुझे दोनों को साथ में लेकर चलना। तो कह रहे हैं क्या प्रकृति और जीवन के कार्यों को साथ लेकर चलना संभव है, परंतु दोनों ही मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार शरीर और मन का संबंध बहुत ही पवित्र होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति और दैनिक कार्यों का संबंध भी पवित्र होता है बच्चों। प्रकृति मन को सुख देती है, जीवन के कार्य या धंधे शरीर के सुख के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात भरण पोषण के लिए कार्य करना जरूरी है। और जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है, ये हमारे मन को खुश रखती है, प्रसन्न रखती है, और इसीलिए मैं तन और मन का ये पावन नाता नहीं तोड़ना चाहता। तो बच्चों यहाँ पर भाव देखिए, कभी यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति मन को सुख देती है, जबकि जो जीवन के कार्य है ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर देखिए मोहकता, मुख, मोड़, तो माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, सौ यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, साथ संभव यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हुई है बच्चों। तन मन यहाँ पर ना वर्ण की, पावन ना वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अब आपको नेक्स्ट पंक्ति में लेके चलते हैं। देखिए थोड़ा सा ही पढ़ेंगे बच्चों, ये जो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको हम पढ़ लेते हैं, यहीं से हमारी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आना होता है तो क्वेश्चन नहीं, लगभग यहीं से बन जाएंगे। तो हम एक पंक्ति को और पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करना है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं। क्या उम्र ढलेगी तो ये सब ढल जाएगा, सुंदर चंदा का पानी गल जल जाएगा, जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। क्या उम्र ढलेगी तो ये सब ढल जाएगा। कितना सुंदर पंक्ति है बच्चों। देखिए अब इसको समझिए, क्या उम्र ढल रही है तो ये सब समाप्त हो जाएगा, ढल जाएगा, कभी कहते हैं तो नहीं, ये सब नहीं ढलता है। आगे देखिए, पहले थोड़ा सा अर्थ को देख लेते हैं बच्चों। चंदा का अर्थ होता है चांद से, यहाँ पर चंदा है नहीं,
तो चंदा चांद को आप जानते ही, ये बल को शक्ति, शक्ति शक्ति अर्थात बल, शक्ति पौरुष हमारी जो शक्ति है। साधा का अर्थ बच्चों सीधा हो जाता है, साधा का अर्थ सीधा सीधा हो जाता है। छल, छल का अर्थ होगा, यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा है छल। छल का अर्थ होता है धोखा या कपट, धोखा या कपट। तो कब यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्या उम्र ढलेगी तो ये सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल जाएगा, जल जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा ऐसा। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, गंभीर, कभी गंभीर हो उठते हैं, क्या अपने जीवन को लेकर स्वयं से पूछते हैं कि क्या उम्र ढलने के साथ साथ जीवन की ये आभा, ये जो चमक है, ये मनमोहक जो दृश्य है, दैनिक कार्य हैं आदि सभी चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। क्या उम्र के ढलने के साथ साथ सूरज व चांद की चमक भी चली जाएगी, क्या उनकी कांति भी फीकी पड़ जाएगी। जिन मनमोहक जीवन दृश्यों के आधार पर मैंने जीवन मरण का स्वर साधा है, क्या उन सभी का आकर्षण मेरे जीवन को धोखा दे जाएगा। ऐसा क्वेश्चन उनके मन में उठ रहा है बच्चों। कभी गंभीर रूप से चिंतन करके मनन करके कह रहा है कि जीवन में घटित होने वाली सभी लुभावने दृश्य सिर्फ एक छल है, क्या आने वाले समय में ये हमारी सांसों को धोखा देंगे। यहाँ भाव समझिए बच्चों, कभी यहाँ अपना दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत करने, अर्थात जो वो महसूस कर रहे हैं, उनके मन में अचानक ये गंभीरता आई है कि क्या जो वर्तमान में है ये हमेशा के लिए रहेगा या समय के साथ साथ ये भी समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारा उम्र ढलेगा, हम बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो क्या ये भी सब समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट ये पंक्ति हमको और भी लग रहा है, इसको भी हम पढ़ेंगे। जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर कविता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करना चाहते हैं बच्चों। जिस दिन सपनों के मोल भाव, क्या कह रहे हैं, मोल भाव का अर्थ सौदा करना बच्चों। मोल भाव का अर्थ क्या हुआ कि सौदा करना है, मोल भाव अर्थात सौदा करना हो गया। जाली, जाली का अर्थात जाला लगना, जो हमारे घर में जाला लग नहीं जाते हैं, कुछ महीने साफ सफाई ना करो तो जाला लग जाते हैं, वो इसी को कह रहे हैं जाली। लाचारी अर्थात बेबसी, मजबूरी, लाचारी, कमजोरी। मौत, मौत का अर्थ बच्चों यहाँ पर मृत्यु से है। भाव यहाँ पर समझिए, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी। अब इसका अर्थ समझिए, भाव समझिए बच्चों। कभी यहाँ जीवन संघर्षों के प्रति अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे हैं, कभी पुनः कहते हैं कि जिस दिन मैं अपने सपनों, अपनी परिकल्पनाओं का मोल भाव करने लगूंगा, उस दिन मेरे जीवन के संघर्षों का पर जाला लग जाएगा, मेरा संघर्ष थक जाएगा, अर्थात मैं थक जाऊंगा ऐसा सोचता रहा तो, और मेरी लाचारी मुझ पर ही तरस खाएगी। उसी दिन से मैं अपनी व्यवस्था का दास बन जाऊंगा और मेरा स्वयं पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि स्वयं पर अधिकार समाप्त हो जाएगा मेरा खुद का, अर्थात मैं कमज़ोर महसूस करने लगूंगा, लाचार महसूस करने लगूंगा। ऐसा होने पर जीवन की अपेक्षा मेरी मृत्यु का पलड़ा भारी हो जाएगा। अतः जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया तो उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, जीवन से कहीं अधिक बड़ी हो जाएगी, और उसी दिन मृत्यु मुझे थाम लेगी। इसका मतलब ये है, हमें सीख दे रहे हैं बच्चों इस पंक्ति के माध्यम से कभी कि हमें कभी अपने संघर्ष से मजबूर, लाचार, बेबस नहीं होना चाहिए, अर्थात संघर्षों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यहाँ पर आशय ये है बच्चों कि जीवन तो सिर्फ एक कल्पना है, मृत्यु ही सत्य है, यथार्थ है, तथा जीवन का सत्य भी यही है। तो इसीलिए हमें कभी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। निरंतर अपने जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, ये मानकर निरंतर कर्मनिष्ठ रहना चाहिए। अर्थात वर्तमान में हमारा कार्य अध्ययन करना है, पढ़ना है, तो हमको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। तो अब चलते हैं बच्चों, हमें लगता है कि ये हम महत्वपूर्ण पंक्तियों को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर। मुझे विश्वास है चीज़ें आप समझ पा रहे हैं बच्चों।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से अब जितने सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम कंप्लीट कराना प्रारंभ कर दिए हैं। पाठ को शीघ्रता से लेंगे, इम्पॉर्टेंट पंक्ति को लेंगे। आपकी अगर परीक्षा में बना तो ये जो 5-6 हमने पंक्ति पढ़ा दिए हैं इसी में से क्वेश्चन आएगा बच्चों, कहीं अलग से नहीं आएगा। प्लस जो हम अगली क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप उस क्वेश्चन आंसर के सीरीज को अवश्य देखा कीजिए। इससे आप भागिए मत, बार बार चीज़ों को देखिए, पढ़िए, पढ़ने में मन लगाइए बच्चों। जब आप मन लगाएंगे, पढ़ना प्रारंभ करें, कभी कभी मन ना लगे ना तभी पढ़िए, पढ़िए, बार बार पढ़िए। और जब पढ़ने लगेंगे तो फिर आपका मन भी लगने लगेगा, कहेंगे नहीं ये तो हमको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, हमारी परीक्षा में ये आएगा। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।